स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है और हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी विफलता का सिद्धांत। विफलता का सिद्धांत इंग्लैंड में था पहले स्टार्टिंग का जो हम बताते हैं, स्टार्टिंग से ये नहीं था। इसमें ये था कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यदि जो कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, जो बेसिक है, एसेंस है, जो उसका जड़ है, अगर वो ही विफल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसका पूरा करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जिन संविधाओं का पालन करना असंभव हो जाता है उनके लिए पक्षकारों को दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। पर 1863 से पहले ये नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व को जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट के अधीन जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पूरी करनी ही होगी, और इस आधार पर वो उन्मोचित नहीं हो सकता संविदा से, उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता कि एक असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी के कारण ये संविदा को आप पूरा नहीं करो तो कोई बात नहीं है। नहीं, उनको क्या था स्टार्टिंग का नियम कि पूरा करना है। एक 47 में केस था, पैराडाइन बनाम जेन। इसमें यह था कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के कारण अगर उसका पालन करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको पूरा करना होगा। इसमें यह कहा गया कि संविदा होने के बाद की घटनाओं का संविदा पालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको तो उसे पूरा करना ही करना है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने अपना प्लॉट पट्टे पर लिया, किसी का प्लॉट एक पट्टे पर लिया, बाद में विदेशी शत्रु थे, उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। उस कारण जो जिसने लिया था प्लॉट किराए पर, उसने कहा भाई मैं किराया नहीं दूंगा क्योंकि इस पर तो कब्जा कर लिया विदेशी शत्रुओं ने। तो इस पर जो किंग्स बेंच थी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको किराया देना पड़ेगा, चाहे कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो, आपको यानी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। फिर एक आया था 1863 में टेलर वर्सेस कोल्डवेल, जस्टिस ब्लैकबर्न, बहुत लीडिंग केस है। उन्होंने कहा कि जो ये नियम है कि पूरा करना ही होगा चाहे कुछ भी हो, ये जब लागू होगा जबकि सकारात्मक यानी पॉजिटिव और पूर्ण हो। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, पॉजिटिव हो, पूर्ण हो, अर्थात किसी स्पष्ट या प्रलक्षित शर्त के अधीन ना हो। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, कंप्लीट है, तभी ये नियम लागू होगा, वरना नहीं होगा। अगर विषय वस्तु नहीं है तो ये लागू नहीं होगा। यानी उन्होंने कहा कि ये कोई एक एब्सोल्यूट लाइन नहीं है कि इसको मानना ही मानना है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। अब हमारा जहां तक इंडियन लॉ की बात आती है, इंडियन लॉ में जो नैराश्य का सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंग्लैंड में जैसा है वैसा नहीं है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेक्शन है 56 सब क्लॉज 2, धारा 56(2). उसमें यह कहा गया है कि जहां पर कोई संविदा किसी कार्य को करने का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट किस कारण से, संविदा किस कारण से, असंभवता के कारण या किसी ऐसी घटना के घटने से जिसको रोकना जो प्रतिज्ञा करता है, जो प्रोमिजर है, जिसको काम करना था, उसकी शक्ति के बाहर हो जाती है, यानी उसको रोकना उसके बस की बात नहीं है। तो तब क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या हो जाएगा, इस असंभवता के कारण शून्य हो जाएगा। और इसमें एक चीज और है, जबकि असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी या विधि विरुद्ध तरीका जो भी है, ये क्या हो, ये उसके कंट्रोल में ना हो। किसके, जिसने प्रॉमिस किया था, जो प्रॉमिसर है, जो वचनदाता है, अगर उसके कंट्रोल से बाहर है तो फिर वो क्या करे, भाई उसने तो प्रॉमिस किया था एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का, पर जब कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसे रीजन बन गए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए जो उसके द्वारा पैदा नहीं हुए, जिनको वो दूर नहीं कर सकता, उसके बियॉन्ड कंट्रोल से बाहर हो गए, तो वो फिर उसको पूरा कैसे करेगा। तो इस सिद्धांत को हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया नैराश्य का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विफलता का सिद्धांत। अब इसमें यह देखना है हमें कि ये असंभवता जो है, इसके आधार क्या हैं, किस किस प्रकार से हो सकती है। जैसे कि जो विषय वस्तु है, जो संविदा का सब्जेक्ट है,
वो विधि परिवर्तन के कारण, बाय चेंज ऑफ लॉ के कारण पूरा करने में असंभवता हो रही है। जैसे कि सपोज किसी व्यक्ति ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक जमीन खरीदी, जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये था कि उस व्यक्ति को जो परचेजर था, वो जो परचेजर था उसको जो सेलर है उसको पैसे देने हैं। अब एक लॉ बना, उस लॉ के अंदर इस जगह की, उस एरिया की जहां पर वो प्लॉट था वो बेचना गैर कानूनी हो गया, अनलॉफुल माना गया। अब विधि आ गई, विधि के परिवर्तन को तो फॉलो करना है, विधि को तो फॉलो सबको करेंगे, सबको लॉ को फॉलो करेगा। तो उसके कारण क्या हुआ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था जमीन को खरीदने का और बेचने का, वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। इसी तरह से जो दूसरा होता है वो क्या होगा, उसमें यह है कि जहां विषय वस्तु का नाश हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो बेस्ड है उस सब्जेक्ट मैटर पर, अगर वही चीज ही खराब हो जाए, वही खत्म हो जाए, तब क्या होगा। जैसे टेलर वर्सेस कोल्डवेल केस है, इंपॉर्टेंट केस है। इसमें था कि एक म्यूजिक वो था ऑडिटोरियम, वो एक संगीत गृह, मतलब एक हॉल था जिसमें प्रोग्राम होना था, और प्रोग्राम होने के लिए दोनों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि भाई इस डेट को ये हम बुक कर रहे हैं। उसने उसे पैसे भी दे दिए, जो भी कुछ था, थोड़ा और रह गया था, कुछ एडवांस दे दिया होगा। बाद में वो क्या हुआ, वो जलकर राख हो गया। उसने कहा कि भाई पैसे दो। उसने कहा पैसे किस चीज के, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि नैराश्य हो गया। विषय वस्तु ही जब खत्म हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का। तो यहां पर फिर क्या हुआ कि संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो जाने से क्या हुआ, पक्षों को संविदा के पालन से मुक्ति दे दी गई। नेक्स्ट आएगा विशिष्ट घटना का न घटित होना। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के घटित होने पर है कि एक ये इवेंट होगा, इस इवेंट की वजह से ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक केस है इसमें, क्रेल वर्सेस हेनरी। इसमें क्या था कि एक राजाभिषेक होना था राजा का, वहां से वो जलूस जाना था, उसने उसके आसपास का जो जगह थी वो किराए पर ले ली। बाद में क्या हुआ कि उस दिन वो राजा बीमार पड़ गया, तो वो सारा जो प्रोग्राम था वो रद्द हो गया, तो उन रूम्स का प्रयोग नहीं हुआ। मकान मालिक ने किराए के लिए केस किया। कोर्ट ने कहा कि जो इसका अंतिम उद्देश्य था वो तो पूरा हुआ ही नहीं, तो इसलिए पक्षकार अपने कर्तव्य, अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो उनका दायित्व था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लायबिलिटी थी, उसका पालन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, यानी अब वो किराया नहीं देगा। नेक्स्ट, प्रतिज्ञाकर्ता। प्रतिज्ञाकर्ता की मृत्यु या गंभीर बीमारी, इसे समझ लीजिए। प्रतिज्ञाकर्ता मीन्स प्रोमिसर, जिसने प्रॉमिस किया है कुछ करने का। संविदा में दो पार्टीज होती हैं, एक वचनदाता, एक वचन ग्रहीता। एक प्रोमिसर, एक प्रोमिसी। प्रोमिसर जो होता है वो वचनकर्ता होता है, वो किसी कार्य को करने का वचन देता है। प्रोमिसी जो होता है उसको वचन दिया जाता है। तो यहां पर परफॉर्मेंस पहले किसको करना है, प्रतिज्ञाकर्ता को। अब अगर प्रतिज्ञाकर्ता प्रोमिसर की डेथ हो जाए या गंभीर बीमारी हो जाए, उस कारण वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना कर पाए, तो यहां पर उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसे संविदा से, कॉन्ट्रैक्ट से उन्मुक्ति मिल जाएगी। जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है रॉबिन्सन वर्सेस डेविस। इसमें क्या था, वो एक कलाकार थी और एक संगीत समारोह में म्यूजिकल प्रोग्राम था, उसमें उसे पियानो बजाना था। उस दिन वो बीमार पड़ गई अचानक, और इतनी बीमार पड़ गई कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। तो यहाँ कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वो इतनी बीमार थी कि उसके कंट्रोल से पूरा बाहर था, वो बियॉन्ड कंट्रोल था। वो चाह कर भी नहीं गा पाई, उसकी अपनी कोई गलती नहीं थी, और बीमारी जो थी वो उसके नियंत्रण से बाहर थी, बियॉन्ड हर कंट्रोल थी। नेक्स्ट इसमें आता है कि संविदा होने के बाद संविदा की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए, अप्रत्याशित परिवर्तन, यानी जो सोचा भी नहीं ऐसा परिवर्तन, तो वहां पर फिर संविदा के पक्षकारों को संविदा का करना से मुक्ति मिल जाती है। जैसे एक केस था, ए ने बी का जहाज माल लादने के लिए किराए पर लिया। माल लादने के स्थान पर क्या हुआ, उससे पहले ही उसमें विस्फोट हुआ शिप में, और वो जलकर राख हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ इन परिस्थितियों में, शून्य हो गया। इसमें बहुत लीडिंग केस है सत्यव्रत घोष बनाम मगनी राम बागुर। इसमें यह कहा था कि जब तक कि
कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, संविदा होने के बाद, संविदा का जो मौलिक आधार है, जो एसेंस है, अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता है या संविदा असंवैधानिक ना हो तो उसमें क्या होगा, उसका पालन करना होगा। विफलता कब मानी जाएगी, जबकि उसके ग्राउंड से चेंज हो गए हो, तब विफलता मानी जाएगी। जबकि उसका जो एसेंस है वो ही खत्म हो गया हो तो मानी जाएगी ये परिवर्तन, अदरवाइज उसका पालन करना जरूरी होगा। इसमें क्या था, इसमें ये था कि एक आदमी ने ना क्या करा कि एक कोई प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी के ऊपर था, और इसमें ये था कि उनको डेवलप करने में शॉर्ट में बता रही हूँ, इसमें प्रॉपर्टी को डेवलप करना था इस केस में। तो डेवलपमेंट में बीच में क्या हुआ, इस पर जो युद्ध था, युद्ध के कारण क्या हुआ, हमला जब हुआ तो उसमें क्या, उस प्रॉपर्टी पर क्या हुआ कि जो विदेशी थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। अब मतलब जो सेना थी उसने उस पर कब्जा कर लिया था, मतलब एक अनिश्चित काल के लिए। उन्होंने कहा कि पालन करो, तो दूसरी पार्टी ने कहा कि ये तो फ्रस्ट्रेट हो चुका। तो कोर्ट ने कहा कि यदि ये सेल परचेज का होता तब तो माना जाता, पर यहां कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो संविदा के पालन को असंभव बनाती हो। कोर्ट ने कहा कि यहां पर तो सिर्फ भूमि के डेवलपमेंट की योजना थी, जिसका लिए समय भी डिसाइड नहीं था। अब महायुद्ध हुआ, वॉर हुआ, तो जो गवर्नमेंट थी उसको अनिश्चित काल के लिए उसको अभिग्रहित कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया गवर्नमेंट ने। तो इससे इसका पालन असंभव नहीं होता है, और यानी क्या हुआ, उनको उसको जो प्लॉट है, जो जगह थी, उसको डेवलप करके देना होगा। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशन ऑफ वार, युद्ध द्वारा हस्तक्षेप। यदि संविदा पर क्या होता है, युद्ध के द्वारा कोई प्रभाव पड़ता है और जिससे संविदा पूरी नहीं हो सकती है, तो उसमें ये संविदा का पालन करने से पक्षकार मुक्त हो जाएंगे। पर इसमें दो भागों में बांट दिए से, युद्ध से पूर्व किए गए संविदा, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट प्री वार कॉन्ट्रैक्ट है, युद्ध से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, और युद्ध छिड़ने से पहले किया गया है, तो क्या हुआ, ऐसी संविदा युद्ध काल के लिए सस्पेंड हो जाएगी। जब तक वॉर हो रही है तब तक वो सस्पेंड रहेगी और उसके बाद वो पुनः जीवित हो जाएगी। अब दूसरा है, यदि दौरान युद्ध की गई संविदा है, ड्यूरिंग वॉर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें क्या होगा, उसमें युद्ध काल में भारतीय नागरिक तथा युद्धरत राज्य के नागरिकों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो अवैध होंगे। यानी जब जिनसे हमारा युद्ध हो रहा है उस दौरान अगर हम उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सारे अवैध होंगे, इलीगल होंगे, और उनका पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शत्रुओं के साथ की गई संविदा शुरू से ही शून्य होती है। इस तरह से आपको ये फ्रस्ट्रेशन वाला टॉपिक है, ये समझाया गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अब आपके पास जो मटेरियल है उसे आप इस स्लाइड में पढ़ें और आपको इजीली लर्न होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको आगे फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि पूरी आपको ना जैसे एक टॉपिक की क्लास वाइज दें, अगर आप लोग चाहेंगे। अभी तो एग्जाम्स टाइम है आपका, वरना फिर एक टॉपिक पर पूरी वीडियो आएगी और वो आधा पौना घंटे की होगी। एक टॉपिक को एक क्लास में पूरी तरह से समझाया जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।